नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ बहुजन समाज को सामाजिक राजनीतिक चेतना से लैस करने के लिए जीवन भर संघर्षरत बावन मिश्राम साहब हैं, जिनको आप बामसेफ के रूप में भी जानते हैं। बामसेफ मतलब बावन मिश्राम मतलब बाम। ये लोग लगातार कह रहे थे कि जाति के खिलाफ लड़ाई हो, ब्राह्मण समाज पर कई सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन का मामला हो कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, जाति जनगणना हो, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अब मोहन भागवत ने कहा है कि जाति पंडितों ने बनाई है। भावन विश्राम साहब की क्या राय है इस पर? वो ब्राह्मण समाज पर सवाल पूछ रहे हैं या वो तो कह रहे हैं कि हमने पंडित पर, या दोनों एक ही है? नॉर्थ इंडिया में ब्राह्मण को ही पंडित कहते हैं। तो उनको थोड़ा ब्राह्मण कहने में हिचक रही होगी, इसलिए पंडित शब्द का उपयोग किया होगा। या फिर उनको ये कहना होगा कि जो धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण है वो पंडित लोग हैं और उन लोगों ने जातियां बनाई है, जातियां निर्माण की, मतलब पुजारी। हाँ, हो सकता है ऐसा, मगर मेरा ऐसा मानना है कि पुजारी ब्राह्मणों ने जातियों का निर्माण किया है, ये बात सही नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा बौद्धिक कार्य है। और ये पुजारी ब्राह्मण तो 2% के ब्राह्मण होते हैं। जो ब्राह्मणों में भी जो पुजारी है ना, जो ब्राह्मण का बच्चा पढ़ नहीं पाता है वो पुजारी बन जाता है। तो ये तो बहुत सुलझे हुए बुद्धिजीवी ब्राह्मणों का काम है जातियों का निर्माण। लेकिन ब्राह्मण संगठित ब्राह्मणों का संगठित ब्राह्मणों का काम। लेकिन जब ब्राह्मण समाज ने विरोध करना शुरू किया तो वहां से क्लैरिफिकेशन आ गया कि हमने पंडित बोला है। पंडित तो कोई भी हो सकता है, जो पढ़ा लिखा है वो पंडित है। हम अगर मान लो शेड्यूल कास्ट का आदमी बाबा साहब आम्बेडकर महापंडित थे तो उन्होंने जातियां बनाई, ये तो तर्क नहीं बनता। या SC ST OBC के लोगों ने जातियां बनाई, उसमें से कोई विद्वान आदमी ने बनाई, ऐसा न तथ्य है न कोई ऐतिहासिक सबूत है। वो उसकी प्रतिक्रिया होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, मगर मेरा ऐसा मानना है भागवत जी का ये जो बयान है, ये बयान के बैकग्राउंड को समझना जरूरी। बैकग्राउंड ये है कि जब बामसेब के द्वारा और इस आंदोलन के द्वारा तमाम भारत के लोगों को यह समझा दिया गया है कि ब्राह्मणों ने ही जातियों का निर्माण किया, तो ब्राह्मणों ने छानबीन किया होगा, RSS ने छानबीन किया होगा कि भाई ये कितने लोगों को जानकारी हो गई। और जब उनको पता चला होगा कि ये बहुसंख्यांक लोगों को मालूम है कि ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई, तब भागवत ने ये सोचा होगा कि जब अब मालूम ही हो गया है तो अब ये छुपाने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि इससे भी फायदा लिया जा सकता है कि यदि हम ईमानदारी से स्वीकार कर ले कि ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई तो हमारे ऊपर ठप्पा लगेगा कि हम ईमानदार हैं। और ईमानदार है तो इसका छवि बनाने के लिए फायदा होगा कि भागवत जी ईमानदार आदमी है और वो ईमानदारी से इसको खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर जातियां भगवान ने बनाई, अगर ये बात प्रचलन में रहती है जैसा कि गीता में ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है कि चातुर्वर्ण का निर्माण मैंने ही किया, ऐसा कृष्ण ने गीता में लिखा, तो कृष्ण को भगवान कह के प्रचार में लाया गया। अगर भगवान ने जातियां बनाई, वर्ण बनाए, तो भागवत ऐसा सोचते होंगे कि फिर भगवान ने जातियां बनाई तो ब्राह्मण इसको खत्म कैसे कर सकते, लेकिन खत्म कैसे कर सकते, गीता ब्राह्मण इसको खत्म कैसे कर सकते। गीता का तो कॉन्सेप्ट है कि भगवान कृष्ण बोल रहे थे और उसको वेद व्यास लिख रहे थे, जो पराशर मुनि के पुत्र थे। हो सकता है उन्होंने लिखने में गड़बड़ी की हो। अब ये मान लो थोड़ी देर के लिए लिखने में गड़बड़ी की तो मेरा तो कुछ और कहना है। नहीं, आप भगवान कृष्ण को कह ये रहे हैं कि उन्होंने जाति बनाई। मैं कह रहा हूं मतलब वो हाँ? एक शंकराचार्य ने ऐसा कहा, भागवत जी के बयान पर शंकराचार्य ने कहा कि हम भागवत जी के बयान के विरोधी है, हम उनकी बात को नहीं मानते।
लास्ट में कहा, मगर भागवत जी बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े संगठन के करता है, बहुत बड़े देशव्यापी नेता है, जब ऐसा कहा तो कोई वजह जरूर होगी, और लोग वो वजह बामसेफ है, वो वजह बामसेफ है, वो वजह वामन मेश्राम है। सारे देश भर में जाति के बारे में जो जागरण किया गया है, उसकी वजह से भागवत जी को ये कहना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसके बाद चंद्रशेखर राय जो मंत्री हैं ओबीसी से आते हैं, उन्होंने सवाल उठाया तुलसी दुबे पर, रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा उस पर, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया, और पूरा ओबीसी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सब एकजुट हो गया। ब्राह्मण समाज इस मामले में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। तो अब उनको लगने लगा है कि जो वो हिंदू कह रहे थे, तो न ठाकुर, न वैश्य, न जाट, न गुर्जर, न पटेल, न मराठा, न कुर्मी, न कोयरी, न कुशवाहा, कोई अब ब्राह्मण समाज के साथ खड़ा नहीं है। सब कह रहा है कि जाति जनगणना हो, क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही बने हुए हैं। क्या पॉलिटिकल डर सताने लगा है बीजेपी को? नहीं, ये जो मुद्दा है मौर्य जी के द्वारा उठाया गया, ये पॉलिटिकल मकसद से उठाया गया है। इसके दो मकसद है। समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, ऐसा उत्तर प्रदेश के नॉन यादव ओबीसी शूद्र मानते हैं। तो अखिलेश जी ने ऐसा सोचा, जब तक ये पार्टी केवल यादवों की रहेगी, हम बीजेपी को यूपी में परास्त नहीं कर सकते। कम से कम ये पार्टी शूद्रों की होनी चाहिए, ताकि शूद्र की तमाम जातियां ओबीसी की समाजवादी पार्टी को हमारी पार्टी अपनी पार्टी माने। तो अखिलेश जी ने मौर्य जी को इस काम पर लगाओ कि भाई ये शूद्रों को जोड़ो। केवल अखिलेश ये यादव को जोड़ने से यूपी में सफलता नहीं मिलेगी, बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। दूसरा, ये जो मायावती के पास 12% वोट है, ये मायावती का 12% वोट भी हम लोगों को लेना चाहिए, और 12% वोट अगर मायावती का नहीं मिलता है तो हम बीजेपी को परास्त नहीं कर सकते। तो ये दो मकसद है। और चंद्रशेखर राय, बिहार में चंद्रशेखर राय, चंद्रशेखर का वो चंद्रशेखर जो है वो भी लालू जी के पार्टी के हैं। अरे तो लालू वो जी के आपका पार्टी को, उन्होंने तो मुझे बताया कि मैं बामसेफ का लगातार वीडियो देखता हूँ, कार्यक्रम देखता मेरी हूँ। बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, गलत नहीं है उन्होंने कहा, क्योंकि मैं अभी फ्लाइट में बैठा तो फ्लाइट पर्सन भी मुझे कहा कि नमस्कार मेश्राम जी। मैंने कहा नमस्कार, मुझे कैसे जानते हो? कहा कि मैं वीडियो सुनता हूँ आपका। तो अभी फ्लाइट में लोग मुझे हर बार मिल जाते हैं। अब भारत में सवाल खड़ा है, कौन नहीं सुनता है वामन मेश्राम के वीडियो? नहीं, लेकिन बामन इस्लाम जी यही बात है, आपको लगता नहीं कम्युनिकेशन, टीवी अखबार नहीं था हमारे पास, बामसेफ की मीटिंग की कवरेज नहीं हो रही थी, सोशल मीडिया ने पूरे सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशन ला दिया है, ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया है हमारी आवाज। तो अगली रणनीति क्या है आपकी? अब कम से कम ओबीसी एकजुट हो रहा है, और तो मेरा ये कहना है कि बिहार में जो मंत्री थे वो नीतीश कुमार के पार्टी के नहीं है, वो लालू जी के पार्टी के है। और लालू जी की पार्टी को भी बिहार तो भी यादव की पार्टी मानी जाती है। सुनिए तो, हाँ, वो भी यादव की पार्टी मानी जाती है, मगर जिन्होंने ये कहा वो यादव नहीं है। नहीं, वो यादव है, यादव है, तो उनको ये कहने के लिए कहा गया है। ये यादव लालू जी की तरफ से, तेजस्वी की तरफ से ऐसा कहने के लिए कहा गया है, इसलिए उनके पार्टी ने उनका समर्थन किया। नहीं तो अगर उनको समझ में आया, अखिलेश को समझ में आया, रे इसका मतलब यह है कि यादवों से आगे हमारी पार्टी को ओबीसी की पार्टी बनानी है। जब तक ओबीसी की पार्टी नहीं बनेगी तब तक बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता। संभवतः, सुनिए, संभवतः बिहार में लालू जी की पार्टी हो सकता है नीतीश जी से अपने आप को अलग कर ले, कि अगर सारे ओबीसी की पार्टी अगर बन जाती है तो फिर नीतीश जी की जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, मगर मैं ऐसा मानता हूं, सुनिए, तो मैं भविष्य ऐसा मानता हूं कि देश में 3 लोग, विरोधी पार्टियों में 3 लोग जो है प्रधानमंत्री बनने के सबसे ज्यादा काबिल लोग हैं। पहले नंबर में काबिल शरद पवार है, दूसरे नंबर में नीतीश कुमार है,
तीसरे नंबर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, चंद्रशेखर राव है। अब तीनों के तीनों जो है ओबीसी वाले लोग हैं और शूद्र वाले लोग हैं। तो ये तीन लोग जो है अपोजिशन में प्रधानमंत्री बनने के लायक है। मगर पवार साहब की तबीयत जो है वो उनके आड़े आ रही है, तबीयत और उम्र। और तबीयत और उम्र के हिसाब से नीतीश कुमार 20 पढ़ रहे हैं शरद पवार के लिए। मगर उनकी कमजोरी यह है कि अकेले बिहार के बल पर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उनको कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन हो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन करे। कांग्रेस राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए नीतीश कुमार उनके मीटिंग में J&K में नहीं गए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपकी। चलिए वो तो भविष्य के गर्भ में है, 2024 पर तो बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि 2024 में मुद्दा क्या होगा? जाति जनगणना और मंडल जनगणना का मुद्दा हमने बना दिया है। जाति जनगणना का मुद्दा नेशनल मुद्दा होगा। उसी पर 2024 का चुनाव होगा। हाँ, हम लोग इस मुद्दे पर 5 लाख लोगों की रैली करने जा रहे हैं लखनऊ में। लखनऊ में कब रैली करने जा रहे हैं? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर। बाबूराम जी, तैयारी शुरू हो गई है कि आपने समाज को अपनी जिंदगी दी है, आप लंबा संघर्ष कर रहे हैं जागरण के लिए। क्या अब जब इस तरह के वक्त हैं, लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है और आरएसएस के मुकाबले बहुजनों के पास बामसेफ है, तो आपकी भूमिका क्या होगी? आपकी भूमिका पॉलिटिकल होगी या हमारा जब तक बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है और हमारा जन आंदोलन है, कोई संविधान बदलने की बात नहीं कर सकता। और आरएसएस को ऐसा हम किसी स्थिति में नहीं पहुंचने देंगे, वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, अगर 70% अपोजिशन के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, 100% नहीं 70% भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा, बीजेपी चुनाव हार जाएगी। तो हम लोग 70% जो अपोजिशन है उनको इकट्ठा करने में हम अपना रोल प्ले करेंगे। मैं वही कह रहा हूं। अब जबकि लालू यादव आरजेडी हो, सपा हो या जेएमएम हो, नीतीश कुमार की पार्टी हो, ये सब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, शरद पवार की पार्टी हो या हम लोग उनको आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन लोग तो आप संसद क्यों नहीं जाना चाहते हैं? आपको आपका इतना मान सम्मान है, बहुजन समाज का मोहन भागवत क्यों नहीं जाना चाहता? तो फिर आप एक तटस्थ भूमिका में तो रहिए। आप तमाम पार्टियों को, मोहन भागवत ने, हम अपने रणनीति के तहत जो को हमारे लोग जाने चाहिए, ऐसा भी तो आरएसएस के लोग कहते हैं कि संसद में हमारे लोग जानी चाहिए, संसद में हमारी सरकार होनी चाहिए। तो हमारे लोग भी कहते हैं, हमारा संगठन भी मानता है कि हमारे लोगों की सरकार, बहुजन की सरकार होनी चाहिए। तो ये मायावती ने तो धोखा दे दिया। क्या धोखा दे दिया उन्होंने? वो तो कह रही है कि हम न्यूट्रल होकर लड़ेंगे। तो अरे तो हमारी वजह से अभी जो पंडित जी लगा के रखा था उन्होंने वो गायब कर दिया। क्या नाम उनका? तो सतीश चंद्र मिश्रा। हमने इश्यू बनाया था तब तो गायब कर दिया उनको। तो आप अपनी देखिए, मैं बार बार मैं कह रहा हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के पास पॉलिटिकल पार्टियां कई हैं जो अभी सत्ता में एक ही जगह है, आरजेडी है। हम आज देखो, जन आंदोलन के बदौलत केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी नहीं। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए पूरी। तो हम जन आंदोलन में लगे हैं तो हमारे लोगों को पॉलिटिकल पावर में पहुंचाने के लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये सुनहरा मौका है 2024, जब तमाम लोग 2024 के लिए हम लोग आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। क्या आंदोलन रहेगा, क्या भूमिका रहेगी? और पब्लिकली हम लोग पब्लिकली 2024 में पब्लिकली हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड होगा, किसको समर्थन करना है, किसको समर्थन नहीं करना। तो अब तो बात हो गई ना, पूरा विपक्ष जाति जनगणना चाहता है, खासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी लीडरशिप। हम इसके लिए भारत बंद करेंगे, अक्टूबर नवंबर तक भारत बंद करेंगे। ईवीएम को लेकर जो कैंपेन था उस पर क्या लोग अब तो सब कह रहे हैं कि ईवीएम जल्दी 21 फरवरी से ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। एक सवाल, मेरा निजी सवाल है। आपके समर्थकों पर आरोप लगता है कि वो बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं दूसरी,
या जो दूसरे बहुजन संगठन हैं उस पर बहुत तीखा हमला करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अगर आपसे कोई सवाल, आपस में बहुत मतभेद, जैसे मनमुटाव रहता है। कौन सा जो पार्टी, आपके कौन सा समर्थक सेंटर? हैं सोशल मीडिया पर, वो बहुजन हाँ, एकजुटता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो उसी पर हमलावर हो जाते हैं, मनुवाद के बदले वो बहुजनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो तो मैं तो सोशल मीडिया देखता ही नहीं हूँ, केवल आपको इंटरव्यू देता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं कौन क्या कर रहा है। लेकिन आपके समर्थक मुझ पर भी हमला शुरू कर देते, वो कहते हैं ये दलाल है, ये कभी इस पार्टी का। अरे ये देखो, ऐसा है, तो सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है तो इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि दूसरों को बोलने का अधिकार नहीं है और आपको ही तो अधिकार है। बहुजनों का टारगेट क्लियर होना चाहिए ना, आपको मनुवाद से लड़ना है या बहुजनों से लड़ना है? नहीं, दो बातें हम लोगों को समझना होगा कि मान लो कि आप कोई गलत बात कह रहे हैं, गलत बात को काउंटर करना उस व्यक्ति पर हमला करना नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अडानी के रेफरेंस में जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया, तो आरएसएस बीजेपी वाले ये भारत पर हमला है। तो अडानी पर हमला भारत पर हमला कैसे माना जा सकता है? कि अडानी में मीन्स भारत है क्या? भारत मीन्स अडानी है क्या? नहीं, लेकिन मिश्राम उसी साहब, तरह आपको से आरोप उसी लगता तरह है कि से अभी आप चंद्रशेखर हो या मायावती जी हो या कभी वो चंद्रशेखर तो पिछले विधानसभा के चुनाव में मेरे पास टिकट मांगने के लिए आए थे। मैंने उनको कहा भी कितनी सीट के आप खड़ा रहना चाहते हो, उन लोगों के नाम और सीटें बोल दो। नहीं, ठीक है, आपके वो दोबारा आए ही बहुजन नहीं। समाज से हैं, आपके ही पास आए। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में जो रैली की हाँ, है, तो फिर हमने कहा मना किया? मध्य प्रदेश की हमारा रैली कोई, पर, हम लोगों को कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करने का कोई हमारा मुद्दा है नहीं, हम इस बात को मध्य मानते प्रदेश नहीं में है। जिस तरह से चंद्रशेखर रावण ने अपनी ताकत दिखाई और जो बहुजन एकजुटता बन रही है पूरे देश में, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उसमें आपका योगदान है, इस बात से कोई नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह की ताकत दिखाते हैं वो चुनाव में उनका नॉन सिग्निफिकेंट रोल होता है, चुनाव में वो कुछ कर नहीं पाते। नहीं, ये तो ठीक है, बहुजन समाज की अपनी समस्याएं हैं, कॉर्पोरेट नहीं है, पैसा नहीं है, टेलीविजन नहीं है, अखबार नहीं है, बहुजन इसलिए जो आंदोलन। आप कह रहे हो वो आप जो कह रहे हो, जब तक रिजल्ट में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं ना। जैसे हम आंदोलन कर रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हमारी भी बात को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया तो जाएगा। कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, आपने तो भारत का हर जिला नापा है, हर राज्य नापा है, देखो, हम हर तो शहर अभी नापा जन है, क्या आंदोलन करना पर, चाहिए? सॉल्यूशन बताइए ना सर। जन आंदोलन के बजाय, जन आंदोलन के बगैर हमारे समाज की मौलिक समस्या का समाधान नहीं होगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अब जो जागरूकता आ रही है ओबीसी और किसान जातियों में, जाट, गुर्जर, वो पटेल, पर्याप्त नहीं है। हैं? रिजल्ट आने के लिए पर्याप्त नहीं है, सफलता मिलने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो भी तो बहुत आपस में मेलजोल नहीं है ना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नरेंद्र मोदी के विरोध में अपोजिशन पार्टी के मतलब यूनाइटेड फ्रंट नहीं है, ये यूपीए चलेगा। इसके अलावा मतलब अपोजिशन में 3 गुट बनेंगे इस समय। नहीं नहीं, एक और बात है, ये तय हुआ है, जो मेरी जानकारी है, कि जो पार्टी जहां मजबूत है, बीजेपी के खिलाफ ट्रायंगुलर मुकाबला नहीं करना है। जो पार्टी, जैसे तेलंगाना में अगर चंद्रशेखर मजबूत है तो वो लड़े, बंगाल में ममता मजबूत है तो उनको लड़ने दिया जाए, अगर उड़ीसा में नवीन मजबूत है तो वो लड़े। हो गया क्या? कंसेंसस हो गया क्या? सुनिए तो, अगर यूपी में, अगर कंसेंसस हो गया तो फिर तो मजबूत है बीजेपी परास्त हो गई, फिर तो कामयाब नहीं होगी। अगर महाराष्ट्र 100% महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन है, प्रकाश अंबेडकर भी चले गए तो वो लड़े, ये स्ट्रेटजी बन रही है। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन में है, वो लड़े। नहीं, झारखंड अभी में प्रकाश अंबेडकर बाय इलेक्शन में प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के विरोध में काम कर रहे हैं। नहीं, अभी की बात बता रहा हूँ, राजनीतिक हालात जो अभी गठबंधन, जैसे झारखंड में बात है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस मिलकर लड़े, बिहार में आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़े, यूपी में सपा बसपा में अलायंस होकर लड़े। मैं कह रहा हूं, आप एक ब्रिज, आपका सम्मान सभी लोग करते हैं, सारे बहुजन हम इंटेलेक्चुअल। सारे देश भर में
बीजेपी को परास्त करने वाले गठबंधन का निर्माण करने में रोल प्ले करेंगे। तो क्या आप लोगों से मिलेंगे? आपके पास कार्यकर्ता भी हैं, कैडर भी हाँ, है, और बहुजन हम समाज हम हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलने जुलने के लिए आ रहे हैं। हमने अभी किसी से मुलाकात नहीं की। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आपकी एक अपनी पार्टी भी है, बहुजन वो कोई मुक्ति। अपराध थोड़ी है, संविधान ने ही तो अधिकार दिया है। तो अगर मान लो हमारे समर्थक लोगों ने कोई पार्टी बनाई है तो वो भी तो चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो आप क्या बहुजन यूनिटी के लिए किसी भी सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं? नहीं, हम लोग ये वेग टर्म में काम नहीं करेंगे। मान लो बहुजन यूनिटी के नाम पर आप मायावती को शामिल करने के लिए बोलेंगे, उन्होंने तो बयान दे दिया है कि हम तो अकेले लड़ेंगे। नहीं, ठीक है, वो अकेले। बाकी लोग जैसे अभी बात, जैसे मैं आपको कुछ गठबंधन बताता हूं। वो उन लोगों के तो लोग हमसे ऑलरेडी बात कर रहे हैं। सपा में, यूपी में सपा, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर रावण का गठबंधन दिख रहा है। ये तो कम से कम तीनों बहुजन हैं। बिहार हो में, गया ना, फिर क्या दिक्कत है? फिर बिहार में दिक्कत क्या है? बिहार में नीतीश कुमार, आरजेडी, मुकेश सहनी, ये तो बहुजन है। झारखंड मेरा में, क्या कहना है, अगर आप कह रहे हैं तो फिर तो बीजेपी को परास्त तो होना तय है। लेकिन वो लोग हम ये भी भी कह उसमें रहे हैं ना, अपना एक और बाधा है जो आपको नहीं पचेगा शायद। वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस मजबूत है तो उसको वहां लड़ने दिया जाए। हाँ, अकेले। अकेले या उस, हाँ, अकेले ही, चूंकि कांग्रेस ठीक है वहां। अगर वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है तो हठधर्मी होगी वो। हम्म। हठधर्मी होगी ना। फिर आप बोल रहे चंद्रशेखर वहां ने बहुत ताकत बढ़ाई। नहीं, बहुत ताकत हाँ, बढ़ाई तो फिर वही मैं कह रहा हूं। कांग्रेस को, मैंने कांग्रेस के एक बड़े नेता से, जो खड़गे जी के ओएसडी हैं, उनसे पूछा कि आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो हार जाएंगे अगर आप पॉलिटिकल, चाहे बीएसपी से, चाहे चंद्रशेखर से, चाहे तमाम एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे तो बीजेपी तो आपको हरा देगी। हाँ, क्या जवाब दिया? उनका कहना था कि हाँ, हमको इस तरह से बात करनी पड़ेगी। तो समझदारी की बात कर रहे हैं। समझदारी जी। ये एक और सवाल है। मैं चाह, मुझे नहीं पता, आप प्रोफेसर रतन लाल हैं, बहुजन आंदोलन के अग्रणी प्रवक्ता हैं। नौकरी में रहते हुए वो भी लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। जेल भी जाना पड़ा उनको, गिरफ्तारी भी हुई। वो भी एक्सेप्टेंस है, वो भी इंटेलेक्चुअल है, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनको लेकर आपके कार्यकर्ता उन पर लगातार हमलावर हैं। कौन है रतनलाल? हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो। अच्छा। और हमने तो कभी उसका वो कोई नाम और कंट्रीब्यूशन नहीं सुना। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया में उनको भी लोग जानते हैं। उन्होंने किताबें लिखी हैं और नौकरी में रहते हुए लगातार बहुजन समाज को उनके मुद्दों पर, उनके हितों पर टकराते रहे हैं, सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। उनका सिर्फ ये हाँ, कहना है कि बामसेफ जिस तरह से आरएसएस सवर्णों का संगठन है, बामसेफ अगर बहुजनों का संगठन है, तो वो थोड़ा उनको स्कूल, कॉलेज, इन सब पर भी ध्यान, जैसे आरएसएस सरस्वती शिशु मंदिर चला रही है, क्योंकि आप लोग का समर्थन है, आप लोग धन एकत्रित कर सकते हैं, तो स्कूल कॉलेज की तरफ भी बहुजनों को ध्यान देना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनकी ये आपसे, आपको सलाह है। दूसरे लोग हमारा एजेंडा निर्धारित नहीं कर सकते। हम अपने ऑब्जेक्टिव से गाइडेंस लेकर काम करते हैं। नहीं तो दूसरे लोग हमारे लिए, दूसरे लोगों को हमारा एजेंडा फिक्स करने का अधिकार नहीं है। वो ठीक है, लेकिन लगता नहीं जैसे आरएसएस स्कूल चला रही है, आदिवासियों के हाँ, बीच संगठन है, ओबीसी को, लोगों को जोड़ने की कोशिश में है, जो आप भी कर रहे हैं। मैं, स्कूल वाला एक एस्पेक्ट तो है, जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक आंदोलन कैसे। मौलिक बात क्या है कि 1848 को ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन की बात की, हम्म। स्कूलों की बात की। हम्म। मगर 15 अगस्त 47 के बाद एजुकेशन सार्वत्रिक कर दिया गया, जनरल कर दिया गया। हम्म। और जनरल करने की वजह से अभी प्राइवेट में बहुत बड़ा काम करने की उतनी जरूरत नहीं रही है जितना सरकार के द्वारा इसे सार्वजनिक कर दिया गया। मगर 1970 में वो जरूरत थी, इसलिए बहुत सारे समाज सुधारक एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करते थे। अभी तो सार्वत्रिक हो गया। तो स्कूल आपकी प्रायोरिटी में भी नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल का जो चल आंदोलन हमारे हमारे प्रायोरिटी में आंदोलन है। काशीराम जी ने कोई स्कूल खोला क्या? आपके पास जानकारी हो तो बताइए।
बाबा साहब ने लेकिन इसको कॉलेजेस खोले हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि उस समय के लोगों को स्कूल खोलने की जरूरत थी। क्या आपको पता है कि आजादी के पहले उन्होंने स्कूल खोला, हम्म। तो आजादी के बाद तो ये तो सार्वजनिक हो गया, आपस के यानी पब्लिक मनमुटाव को एजुकेशन हो गया। आपस के मनमुटाव को कैसे दूर किया जा सकता है? जो जो ये जो बहुजन समाज में। तो 6,247 जाति के टुकड़े हैं और ब्राह्मणों ने ये टुकड़े बनाए हैं। भागवत जी भी अब मान रहे हैं, ब्राह्मण भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। तो वो 6,247 टुकड़े हैं, उनके अंदर बहुत बड़ा ऊंच नीच का भाव ब्राह्मणों ने पैदा किया हुआ है। तो उनके अंदर सामंजस्य बनाने की जरूरत है बनिस्बत नेताओं के बीच। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। 6,000 जाति के टुकड़ों को जगाने का, जोड़ने का और उसका संगठन बनाने का ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। ये एक एक सवाल है। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक बहुजन इंटेलेक्चुअल हैं, आप भी शायद नाम वो उन्होंने बिहार के हैं, जानता हूं हाँ, मैं। मैं ये कह रहा था, उन्होंने कहा आप कि अपने ही लोग। पहले व्यक्ति है वो जो बहुजन में कुछ इस तरह की बात करते हैं, अन्यथा मैंने नहीं देखा जी 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 कि जी। वो जिस स्लाइड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही लोग की आलोचना करना, अपने ही लोग को नीचे दिखाना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है, इसलिए हम पिछड़े हैं। तो क्या हम लोग एक अपने अपने एक 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 इस एक बात से मैं सहमत नहीं हूं उनके, उनका अपना अंडरस्टैंडिंग है। मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो क्रमिक असमानता का सिद्धांत जातियों में लगाया गया है, उसने ऊंच नीच का भाव पैदा किया, उसने संगठन बनाए, उसी ने पॉलिटिकल पार्टियां बनाई। अगर कुर्मी की पार्टी है तो यादवों की भी है, और तमाम ओबीसी की पार्टियां है, अलग अलग जातियों की पार्टियां है। और इस वजह से ये ऊंच नीच की भावना जो जाति के अंदर है वो पार्टी के नेताओं में भी है। हम्म। ये ये मौलिक लेकिन बात है। लेकिन अभी तो ये सारे सत्ता से बाहर हो जाए। हमको यहां से लेना है, हमको इसको समझना है, इस बात को समझना है कि ये मामला यहां से आया हुआ है। और इसलिए वामसेब जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का काम कर रहा है, ट्रेनिंग डेवलप करने का काम कर रहा है कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा करने का काम करने के बजाय हम लोग यूनाइट हो और हमारा अपना संगठन और आंदोलन खड़ा करें मिलजुल कर। तो अपने समर्थकों से भी तो कहिए कि अगर कोई आलोचना होती है तो उसको देखा जाए, लिया जाए, उसको गाली गलौज में और सरेआम सड़कों पर न लाया जाए। हम तो किसी भी कार्यकर्ता को गाली गलौज करने का कभी कोई ट्रेनिंग नहीं देते। हमारा ट्रेनिंग जो 5 दिन मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइजेशन में या आइडियोलॉजी में, हिस्ट्री में, हम अपने कार्यकर्ताओं को गाली गलौज देने के लिए कभी नहीं कहता हूं, कभी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। मगर वैचारिक जो बुद्धिभेद पैदा करने वाले जो लोग हैं उसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिए वैचारिक। एक सवाल और, मैं कम से कम 1 दर्जन बाम से। हमारे में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बुद्धिभेद करते हैं ज्यादातर। वो बुद्धिभेद करने वाले लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान किया समाज का। जी बिल्कुल, मैं एक सवाल और कर रहा हूं। बाम सेफ में कम से कम आधा दर्जन संस्था है बाम सेफ के नाम से। हाँ तो मैंने है। ये मेरा एक पत्रकार के तौर पे, क्योंकि मैं सारे संगठनों से, सारे नेताओं से मिलने की कोशिश करता हूं, समाज को पढ़ता हूं, मैंने देखा है कि बाम सेफ के जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे के जान के दुश्मन जैसे व्यवहार करते हैं कि अगर मेरा बाम सेफ है वो उनका बाम सेफ है, वो उनका बाम सेफ है। फिर ऐसे में बहुजन यूनिटी कैसे बनेगी सर? जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप में। जैसे जैसे आप बोल रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, ये बात आप सही कह रहे हो। हम्म। एक आदमी मुझे, वो अपना क्रिश्चियन आदमी है ना दिल्ली में, क्या नाम उसका, वो तो नाम। हाँ। उनके घर में एक बुजुर्ग आदमी मुझे मिला। हम्म। और उन्होंने मुझे कहा, वहां बैठे हुए एक आदमी ने परिचय दिया उन बुजुर्ग आदमी को मेरा, ये वामसेब के नेशनल प्रेसिडेंट है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे कहा हम्म। कि मैंने सुना है वामसेब के 2 गुट है। मैंने कहा आपने कम सुना है, आपके पास जानकारी का अभाव है। मुझे लगता है आप बुद्धिमान आदमी है मगर आपके पास जानकारी नहीं। हम्म। 4 है, हम्म। आप कह रहे 2 है, मगर जानकारी नहीं है आपके पास में। 4 है, मगर वो 4 क्या है और कैसे है, थोड़ा मैंने कहा आपको जानकारी हो इसलिए बता देता।
तो मैंने उनको कहा कि हम परसेंटेज देखते हैं 100 में से, तो 100 में 99% बाम से मैं ये कर रहा हूं, फिर रह रहा 1%, तो 1% में 99% फिर मैं कर रहा हूं, फिर रह गया 1%, फिर उस 1% में फिर मैं 99% कर रहा हूं, तो 99.99 मैं ही कर रहा हूं, बाकी जो 3 है वो 0.000.1 में कर रहे हैं, मुझे क्या ऐतराज है? मैं क्यों उनसे झगड़ा करूं? तो मुझे अच्छा अपना काम और अपने समाज का आगे बढ़ाने के लिए समय है कि आपस में झगड़ा करने के लिए समय निकालो फालतू? जी 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 जी। तो मैंने उनको ये जवाब दिया, और इससे अलग कोई जवाब, मैं आपने जो सवाल उठाया उसका यही जवाब है। मैं शुक्रिया आपस में सर। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए मुझे बिल्कुल मोस्ट डिसलाइक जो बात है वो ये है, मैं आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बख्तर नहीं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हम सबको आलोचना से अलग नहीं होना चाहिए, सवालों से भागना नहीं चाहिए, और हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, एक दूसरे से सवाल पूछने का अधिकार है। वैचारिक लड़ाई झगड़ा करना गलत बात नहीं है, इससे आंदोलन आगे बढ़ता है। जी 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 जी। वैचारिक होना चाहिए, वैचारिक होना चाहिए। वैचारिक होना चाहिए। हम तो 5-5 दिन वैचारिक सब्जेक्ट रख के बहस करते हैं। जी। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी आपको भी बोलने के लिए मंच दे दिया, बोलो भाई, तो आपको जो किंतु परंतु लगता है वो भी बोलो। बहुत बिल्कुल सारे निगेटिव बात करने वाले वक्ता सारे देश भर से हम इकट्ठा करते हैं, उनको वहां बोलने के लिए देते हैं, और फिर उनका सुनने के बाद अपनी बात कहते हैं। जी, बिल्कुल डिफरेंस ओपिनियन आना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि हमें उन लोगों का कद्र भी करना होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज के लिए दी है। बहुजन अच्छा। समाज वो एक ऐसा समाज है जो शोषित वंचित इसलिए है कि उसको स्कूल नहीं जाने दिया गया, और फूले साहब ने कहा है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। एक ऐसा समाज जिसमें आपको कॉरपोरेट नहीं है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ना अपने आप में एक चैलेंज है। बहुजन समाज पार्टी भी चंदे से चलाता है, संगठन भी चंदे से चलाता है, और ये समाज एक दूसरे को पे बैक टू बाबा साहेब के बदौलत ही बना है। बुद्ध से लेकर फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, कबीर, या मान्यवर कांसीराम साहब हो, मायावती जी हो, लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, या शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, करुणानिधि हो, स्टालिन हो, वो तमाम बहुजन समाज के लोग, जगदेव प्रसाद हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, तिलका मांझी हो, बिरसा मुंडा हो, एक बड़ा लंबा इतिहास है। ये समाज लंबे संघर्षों से बना है, क्योंकि लंबा साजिशों का इन्होंने झेला है। लेकिन आज के दौर में, खासकर आज के दौर में, जब से बीजेपी की सत्ता है, जब से आरएसएस सत्ता में है, ऐसे वक्त में जो बहुजन समाज के लोग बोल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये वो दौर है जो अंग्रेजों से भी खराब है, जो मुगलों से भी खराब है। क्योंकि मुगल के दौर में रैदास बोल रहे थे, कबीर बोल रहे थे, तुलसी भी बोल रहे थे। अंग्रेजों के दौर में बाबा साहब बोल रहे थे, फूले, आपको बता दें, पेरियार बोल रहे थे, और ज्योतिबा फूले बोल रहे थे, सावित्रीबाई फूले, तमाम ऐसे बहुजन बोल रहे थे। कांग्रेस के राज तक भी सब ठीक चल रहा था, उतना इतनी बंदिशें नहीं थी। लेकिन पिछले 8 साल में जब लगातार लोगों को मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, जेलों में डालने की धमकी दी जा रही है, इस दौर में जो लोग बोल रहे हैं उनके हौसले को सलाम कीजिए, जज्बे को सलाम कीजिए। जब सारा इंस्टीट्यूशन, सारी संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से चुप्पी है, जातिवाद अपने चरम पर है, धर्म के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, ऐसे दौर में शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ना अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और बामन के बेसराम उस कड़ी के एक बड़े मजबूत नेता हैं जो इस लड़ाई को अभी भी लड़ रहे हैं। सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना एक अलग मसला है, लेकिन निजी टीका टिप्पणी से बचिए, और अपनी आलोचना को अपने सुझाव के तौर पे भी हम ले सकते हैं। किसी ने कहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम।